प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका काउंसिल फ्रेंड में। आपका काउंसिल आपका फ्रेंड। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, बहुत एंक्शसली आप वेट कर रहे हैं, जिसका वो है नीट 2023 के कट ऑफ्स के बारे में। रिजल्ट आने ही वाला है। मेरे ख्याल से जब तक ये वीडियो एयर होगा तब तक रिजल्ट आ चुका होगा, और उसके बाद सबसे पहला सवाल आपके अंदर होगा कि क्या मेरा सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन हो गया इससे मेरा मतलब है, क्या गवर्नमेंट एमबीबीएस कोर्सेज के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है जो आप किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कर सके। यदि हां और यदि नहीं तो क्या। तो चलिए ये सारी जानकारी आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ, एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। काउंसिल फ्रेंड, आपका काउंसिल आपका फ्रेंड। तो यदि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको कैसे पता लगेगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, यह समझना है कि आपको जो एमबीबीएस कोर्स के लिए मार्क्स कितने चाहिए, क्या आप उसके लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो इसको हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, कट ऑफ। तो कट ऑफ क्या रहेगा, पहले तो ये समझते हैं कट ऑफ होता क्या है। कट ऑफ का मतलब सीधे तौर पे ये है कि मान लीजिए एक हॉल है, उसके अंदर 100 सीट्स हैं, और उन 100 सीट्स के लिए मैंने एक एग्जाम कंडक्ट किया कि जो टॉप 100 बच्चे हैं उन 100 सीट्स में उस हॉल के अंदर बैठ सकते हैं। तो जो आखिरी बंदा उस हॉल में बैठा, सपोज कीजिए मैंने उस एग्जाम में 1000 बच्चों को बैठाया और सीट्स मेरे पास में 100 है, तो उस 100 सीट के लिए जो आखिरी बच्चा उस हॉल में बैठा, तो सपोज उसके मार्क्स 100 में से 68 थे, तो ये मैं मान के चलूंगा कि 68 उस हॉल के लिए कट ऑफ था, जो आखिरी बच्चा जिस नंबर पे आया। अब ये जरूरी नहीं है कि अगले साल मैं फिर एग्जाम लूं और उस साल भी कोई बच्चे के 68 मार्क्स आए तो वो उस हॉल के अंदर जाके बैठ जाएगा। हो सकता है उस साल बच्चों ने बहुत अच्छा किया हो, तो आखिरी बच्चा जो उस हॉल में बैठने के लिए एलिजिबल है उसके मार्क्स 72 हो, तो हम बोलेंगे कि उस साल का कट ऑफ 72 रहा। कट ऑफ डिसाइड करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? सबसे बड़ा फैक्टर होता है, पहला, उस साल उस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल। यदि एग्जाम बहुत इजी आया है, जाहिर है मेरे से बनता है, हर एक से बनेगा, तो वो एक हाई स्कोरिंग टेस्ट होगा। जो हाई स्कोरिंग टेस्ट होगा वो हाई कट ऑफ टेस्ट भी होगा। यदि वो हाई कट ऑफ टेस्ट है तो इसका अर्थ यह है कि बहुत सारे बच्चे हाई मार्क्स पे क्वालिफाई कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर जो कट ऑफ डिसाइड करता है वो है उस पर्टिकुलर साल में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम में। और तीसरा फैक्टर जो इसमें अप्लाई करेगा वो ये है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज जिसमें आप दाखिला चाहते हैं, उस साल उस पर्टिकुलर कॉलेज में कितने बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स किसी एग्जाम के कट ऑफ्स को डिसाइड करते हैं। तो कट ऑफ जो है हर साल बदल सकता है, तो ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि जिस बच्चे का लास्ट ईयर, सपोज मैं ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करता हूं, तो ओबीसी में लास्ट ईयर मान लीजिए कोई बच्चा एक पर्टिकुलर मार्क्स में एडमिट हुआ, तो यह जरूरी नहीं है कि मेरे मार्क्स भी उतने आए हैं तो मैं भी एडमिशन ले लूंगा। मेरे को बहुत सारे और फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि उस साल मेरे कंपटीशन में कितने लोग हैं, उस साल पेपर ही बहुत टफ था क्या, पेपर बहुत इजी था क्या। जैसे लास्ट ईयर नीट एग्जाम थोड़ा सा टफ हुआ, टफ होने के कारण बच्चे फिजिक्स सेक्शन, केमिस्ट्री सेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाए, बायोलॉजी में उलझ के रह गए, तो कट ऑफ बहुत नीचे आ गए। इस साल एवरेज से थोड़ा सा आसान था पेपर, फिजिक्स बहुत एवरेज था, बायोलॉजी काफी आसान था, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया है। यदि बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया है तो कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना है। तो ये सारे फैक्टर्स कट ऑफ के ऊपर अपना असर डालते हैं। सीट्स की बात करें तो सीट्स दो हिस्सों में विभक्त है। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज 15% जो कि ऑल इंडिया कोटा है। सपोज मान लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर 1000 सीट्स हैं, तो उसमें से 150 सीट्स पूरे इंडिया के बच्चों के लिए रिजर्व होंगी, और उसके अंदर रिस्पेक्टिव कोटाज होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओपन जनरल, और इसी तरह से 85% सीट्स एमपी के बच्चों के लिए रिजर्व होगी, और ऐसा हर जगह के बच्चों के लिए होगा। तो जो कोटास हैं वो दो हिस्सों में विभक्त हैं। एम्स और जो नेशनल रेप्यूट के इंस्टीट्यूट्स हैं उनका कोटा जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा ही होता है, उसमें स्टेट कोटा नहीं होता। लेकिन जैसे एएफएमसी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जैसे एम्स है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं इसमें ऑल इंडिया कोटा ही एप्लीकेबल होगा, कोई स्टेट कोटा एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके जो सीट्स हैं वो दो हिस्सों में बटी हुई हैं, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। 15% इज ऑल इंडिया कोटा एंड 85% इज स्टेट कोटा।
तो देखिए रिजर्वेशन किस तरह से डिवाइडेड है। 40.5% सीट्स जो है ओपन या अनरिजर्व्ड है, 27% सीट्स हैं ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 7.5% सीट्स हैं एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, 15% सीट्स हैं एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और 10% सीट्स दी गई है ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। ये जो जनरल्स में से ईडब्ल्यूएस का कोटा काटा गया है। तो ये जो एक स्टैंडर्ड सिस्टम है सीट्स का डिवीजन का नेशनल कोटा के लिए। स्टेट कोटास अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट्स में अलग प्रांतों में अलग कोटास एप्लीकेबल होते हैं। अब देखते हैं कि हम कितना कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के लिए हो सकता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। यदि आप जनरल या अनरिजर्व कास्ट में बिलोंग करते हैं या ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आप यदि 650 प्लस मार्क्स लाए हैं तो आप ऑल इंडिया काउंसिल का हिस्सा यानी एमसीसी में, मेडिकल काउंसिल कमेटी में आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। आप उसकी फीस जमा करके आप अपनी सीट हासिल कर सकते हैं। जनरल या ईडब्ल्यूएस कोटा जो है उसके लिए 644 मार्क्स जो है वो आपको यदि हो तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 581, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 620 और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 642। ये कट ऑफ रहने की संभावना है। दिस इज समवेयर रिगार्डेड एज जनरल कट ऑफ। एम्स के लिए कट ऑफ देखते हैं। यदि हम एम्स की बात करें तो जनरल या अनरिजर्व के लिए यदि आपके 695 मार्क्स के आसपास में है तो आप एम्स में अपनी दावेदारी या एएफएमसी में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 691, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 665, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 635 और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए लगभग 680 मार्क्स के आसपास यदि आप लाए हैं तो आप पूरी संभावना रखते हैं कि आप एम्स जैसे भारत के मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में आप दाखिला या प्रवेश ले सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसको भी प्रिपेयर करना है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं खास तौर पे समझ लीजिए कि आपका कोई भी कास्ट या कैटेगरी का कोटा जो है उसके रिगार्डेड डॉक्यूमेंट्स जो है आपको वही फोटोग्राफ रखने हैं, पोस्ट कार्ड साइज भी और पासपोर्ट साइज भी जो आपने नीट के टाइम प्रस्तुत किए थे, क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, इसके साथ साथ में नीट का हॉल टिकट और इसके साथ साथ में नीट का स्कोर कार्ड, और यदि आप सैनिक या कोई और कोटा में एज ए गर्ल चाइल्ड इन कोटा में ईडब्ल्यूएस सेक्शन कोटा में है तो आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इनकम प्रूफ, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको रेडी करके रखने हैं और इसको आप बिल्कुल तैयार करके रख लीजिए क्योंकि अब इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। साथ में अपना आधार कार्ड भी अपडेटेड जरूर रख लीजिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रखें, रेडी रखें। अब मैं बात करता हूं कुछ कारणों से यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या। तो इसको समझ लीजिए कि मेरा जो नीट स्कोर है वो इंडिया में जरूरी है, बाहर जरूरी नहीं है। पर्पस क्या है कि आपको डॉक्टर बनना है, नीट स्कोर खड़ा करना पर्पस नहीं है। तो हमेशा देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे। तो वो बेटर वे क्या है इसको समझ लीजिए। एमबीबीएस करना जरूरी है, आपका डॉक्टर बनना जरूरी है। नीट स्कोर जैसे मैंने कहा जरूरी नहीं है। यदि अच्छे मार्क्स नहीं आए घबराने की कोई बात नहीं है, आप एक बार फिर से अप्लाई कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि नीट के लिए मिनिमम मार्क्स की जो जरूरत थी इसको खत्म कर दिया है, मैक्सिमम अटेम्प्ट की जरूरत को खत्म कर दिया है, मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम एज की रिक्वायरमेंट को भी खत्म कर दिया। यानी कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। और क्या चाहिए, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। एक बार नहीं हुआ फिर होगा, फिर नहीं हुआ फिर नहीं होगा। डटे रहिए, जुटे रहिए। इस साल नहीं हो पाया घबराने की कोई बात नहीं, पढ़ाई तो की है, थोड़ा सा और रिफ्रेश कीजिए अपने आप को, वापस स्टार्ट कीजिए सोशल मीडिया से और बाकी चीजों से दूरी बना लीजिए और पूरा फोकस, पूरा ध्यान दीजिए। निश्चित आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी कारण से नहीं हो पाया है तो इसको समझिए आप इंडिया के बाहर से भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया से बाहर की जब मैं बात करता हूं लोग कहां सोचते हैं, रशिया जाना चाहते हैं, चाइना जाना चाहते हैं, यूक्रेन, देखिए उसको मैंने रेड में लिखा है क्योंकि ये एक ऑलरेडी वॉर लैंड हो चुका है, मलेशिया, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, ये सारी कंट्रीज में जाया करते थे आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, यहां पे लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, फूड अलग, एक्सेप्टेंस जो है इसका अलग, पैसा तो खैर बहुत लगता ही है। और इसके बाद आपको एक नीट का एग्जाम, आपको एक एनएमसी का, नेशनल मेडिकल काउंसिल का एग्जाम जिसका नाम है नेक्स्ट, वो क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आप शामिल हो सकते हैं। और एक अब गवर्नमेंट ने जीआर इशू किया है कि अब कोई भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से यदि आपने एमबीबीएस किया है तो वो इंडिया में मान्य नहीं होगा। और ये सारी कंट्रीज जिनका मैंने नाम लिया है ये सारी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं।
कौन कौन सी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज अलाउड है? यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इन कंट्रीज से आप अलाउड है, यहां से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बोलूं एक और कंट्री है जो कि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, जहां पे कोर्स इंग्लिश में अवेलेबल है, और वहां से आप करने के बाद आप सीधे मिशिगन चले जाते हैं और वहां से आप अपना पीजी करके लौटते हैं। 4.5 ईयर्स का एमबीबीएस कोर्स है, जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे 4.5 ईयर्स का यूनिवर्सिटी जो कोर्स है, यानी 1 साल पूरा पूरा बच गया। यहां आने के बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप यूएस से पीजी करके लौटते हैं और यूएस से यूएसएमएलई नाम का एग्जाम क्लियर करके लौटते हैं। तो इंडिया में आके आपको वापस नेक्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं करना पड़ता। 1 साल का रूरल मैंडेटरी जो रूल है कि आपको 1 साल रूरल प्लेसेस पे अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि पीजी जो है यूएस से एब्सोल्युटली फ्री है, बिल्कुल फ्री पीजी है, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। और एक खास बात, आपको यूएस में पीजी के दौरान यूएस जो है $55,000 से $65,000 तक आपको पर ईयर स्टाइफंड भी देता है। और इसके साथ में यदि आप यूएस में सेटल होना चाहते हैं तो आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि आपको बहुत अच्छे कैंपस सिलेक्शन मिल जाते हैं और आप वहीं से किसी ना किसी अच्छे हॉस्पिटल्स में एसोसिएट हो जाते हैं, अपनी सर्विसेज देना शुरू कर सकते हैं। तो इट्स अ टोटल विन विन सिचुएशन। ना केवल आप अपना पूरा एमबीबीएस का एक्सपेंस रिकवर कर लेते हैं, बल्कि आप यूएस में सेटल होके वहां पे सेवाएं देके पैसा बना के वापस इंडिया में भी आ सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे को फोन करना है, व्हाट्सएप करना है, या फिर आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, जिससे एक फॉर्म खुल जाएगा, आप उसको भर के मेरे को डिटेल दे दीजिए, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। कुछ कारणवश मैं आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम ओपनली अभी नहीं ले रहा हूं, बट इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो कैसे होगा ये सब, कैसे आप इसको पा पाएंगे? देखिए मेरा नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप इस नंबर पे मेरे को चाहे तो फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये देखिए इस नंबर पे फोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, और यदि कोई और जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मेरे वीडियो को यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने और नीट वाले एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ में आप इसको शेयर जरूर कीजिए। सो विद दैट, हाँ, कोई और जरूरी जानकारी चाहिए हो तो मेरी वेबसाइट देखिए, नीचे लिखी है www.counselfriend.com, आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय।